नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा के पति मुकेश अग्रवाल का है। साभार है यासिर उस्मान की किताब रेखा कैसी पहेली जिंदगानी। ये देश में उदारीकरण से कुछ साल पहले की बात है। दिल्ली के धनाढ्य वर्ग ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर की तरफ अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। 80 के दशक के आखिर के सालों में अगर आप कुतुब मीनार से आगे बढ़कर गदईपुर की तरफ ड्राइव करते तो एक सुनसान सड़क से होते हुए आपकी नजरें कई फार्म हाउसों से गुजरती। जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर बनी महलनुमा कोठियां, फार्म हाउस, और इन्हीं में से एक फार्म हाउस का नाम था बसेरा। इसका गेट खुलते ही आप मानो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे। ये सपनों का घर था। खूबसूरत पत्थर और शीशे की कारीगरी से लबरेज पहाड़ पर बना हुआ यह आलीशान फार्म हाउस चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ था। यह घर मुकेश अग्रवाल का था। एक मध्यवर्गीय बनिया परिवार में जन्मे मुकेश ने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। कई साल तक वो छोटे मोटे काम करता रहा और फिर 1970 के दशक के अंत में 24 साल की उम्र में मुकेश ने अपनी एक कंपनी की नींव रखी। ये कंपनी हॉटलाइन ब्रांड के नाम से किचन का सामान बनाती थी। मुकेश के अतीत के पन्ने पलटते हुए मेरी मुलाकात मुकेश के दोस्त रहे रिटायर्ड आईपीएस अफसर नीरज कुमार से हुई। नीरज कुमार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और मुकेश और नीरज की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब हॉटलाइन ब्रांड ने उत्तर भारत में धूम मचाई हुई थी। नीरज कुमार बताते हैं कि मुकेश अग्रवाल अपनी मेहनत के बल पर उस दौर में एक कामयाब बिजनेसमैन बना जब आजकल की तरह स्टार्टअप परिदृश्य में सामने ही नहीं आए थे। एक साधारण पृष्ठभूमि से आए मुकेश को हमेशा से दिल्ली का अभिजात वर्ग बेहद आकर्षित करता था। उसके दिल में इस वर्ग का हिस्सा बनने की गहरी चाहत थी और इस समाज में अपना सिक्का जमाने के लिए मुकेश ने अपने फार्म हाउस में भव्य पार्टियों का आयोजन शुरू कर दिया। दिल्ली के बड़े बड़े रईस इन पार्टियों की रौनक बढ़ाते नजर आते। दिल्ली में बॉलीवुड की कोई भी हस्ती आई हो, मुकेश उसे अपनी पार्टी में बुलाना नहीं भूलता था। उसे याद करते हुए नीरज कुमार कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, बेहद भला, लेकिन उसमें हीन भावना थी। वो दिखाना चाहता था कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। वो अपनी कामयाबी का डंका पीटना चाहता था। इसी सनक में मुकेश अग्रवाल अक्सर अजीबोगरीब हरकतें भी करता था ताकि किसी तरह वो बड़े लोगों की नजर में आ जाए। उसने एक घोड़ा खरीदा जिसे वो अपने फार्म हाउस में रखता था। जब किसी मेहमान के आने की खबर होती तो वो गेट के पास घोड़ा सजाकर उसके ऊपर बैठ जाता और मेहमान का इंतजार करता। ये घोड़ा भी कोई मामूली घोड़ा नहीं था, बल्कि महंगी नस्ल का घोड़ा था। शायद इसका फायदा भी हुआ क्योंकि बॉलीवुड की कई हस्तियां उसकी दोस्त बन गई थीं। वो संजय खान और फिरोज खान को भी जानता था। ये घोड़े वाली अदा शायद उसने फिरोज खान से ही सीखी थी। नीरज कुमार याद करते हुए कहते हैं कि मुकेश के दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश बार बार जोर मारती थी कि बॉलीवुड स्टार्स से मेल जोल बढ़ता रहे और किसी भी तरह वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाए। दिल्ली में ये वो दौर था जब हिंदी फिल्मों की ग्लैमरस स्टार रेखा और मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी की अक्सर मुलाकात होती थी। और ऐसी ही एक मुलाकात में रेखा ने कहा कि वो शादी करके सेटल होना चाहती हैं। तलाश थी तो बस एक अदद हमसफर की जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकें। 1990 का आगाज हो चुका था और बम्बई में, जो अभी मुंबई नहीं बना था, एक शाम रेखा के घर फोन की घंटी बजी। फोन पर दिल्ली से उनकी दोस्त बीना रमानी थी। वो रेखा की बात उनके एक दीवाने फैन से कराना चाहती थी। बीना ने बताया कि ये दीवाना फैन दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन है और बेहद अच्छा इंसान। इसका नाम मुकेश अग्रवाल है। क्या मैं इसे तुम्हारा नंबर दे दूं? रेखा ने अपना नंबर देने से तो मना कर दिया, लेकिन खुद बीना से मुकेश का नंबर ले लिया। उन लम्हों में शायद रेखा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फोन कॉल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। रेखा की जिंदगी की तरह ही मुकेश के जीवन की कहानी भी फिल्मी थी। रेखा की ही तरह मुकेश को भी कभी
एक सही हमसफर नहीं मिल सका था। शायद उनकी किस्मतों का टकराना तय था। उस वाक्य को याद करते हुए रेखा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, बीना रमानी ने मुझे मुकेश से मिलवाया था। शुरू में मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बीना के बार बार कहने पर मैंने मुकेश को फोन किया। दोनों के बीच पहली बातचीत बेहद औपचारिक थी, लेकिन कहते हैं मुकेश पूरी तरह से रेखा की खूबसूरत आवाज का दीवाना हो गया था। वो फिल्म स्टार जिस पर लाखों लोग फिदा हैं, उस रेखा ने उसे फोन किया था। ये सोचकर ही मुकेश के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रेखा ने पहला कदम उठा दिया था। फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में रेखा की दोस्त सुरिंदर कौर शुरुआत से ही इस रिश्ते की गवाह रही थी। पेशे से एयर होस्टेस सुरिंदर रेखा की करीबी दोस्त थी और चाहती थी कि रेखा का घर बस जाए। बीना रमानी और सुरिंदर अक्सर रेखा से कहते, वो बहुत अच्छा आदमी है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। आखिरकार जनवरी 1990 में रेखा और मुकेश की पहली मुलाकात बंबई में हुई। फिल्म इंडस्ट्री के झूठे दिखावे और पाखंड से थक चुकी रेखा के लिए मुकेश ताज़ा हवा के झोंके की तरह था। उसकी सरलता और ईमानदारी में रेखा को एक सच्चाई का एहसास हुआ। रेखा के स्टारडम से चौंधियाए हुए मुकेश ने रेखा की तारीफों के पुल बांध दिए। तारीफ रेखा को हमेशा पसंद थी। रेखा को प्रभावित करने के लिए मुकेश ने प्यार जताने की खूबसूरत कोशिश शुरू कर दी। उसने रेखा को दिल्ली आने के लिए भी मना लिया। जल्द ही छतरपुर में बसेरा, मुकेश अग्रवाल का फार्म हाउस, रेखा की मौजूदगी से दमक रहा था। लेकिन ये चमक शायद रेखा को बंबई फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से अलग लग रही थी। जो तारीफें, सम्मान और स्वागत यहां मिला, उसने रेखा का दिल जीत लिया। दोनों के बीच एक अजीब सा बंधन था और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की अपनी अपनी वजह। मुकेश को रेखा की स्टार वाली छवि से प्यार था और रेखा अपने प्रति उसके दीवानेपन को पसंद करने लगी थी। बीना रमानी ने बताया था कि रेखा और मुकेश के बीच कुछ मुलाकातें हुई थीं, जबकि रेखा ने कहा, मैं उससे शादी से पहले बस एक बार मिली थी, फिर बीना के घर दूसरी बार मिली। सुरिंदर ने मुझसे जिद की कि मैं दिल्ली में मुकेश के परिवार से मिल लूं। मुझे वो लोग पसंद आए। वो बेहद सरल लोग थे। मिट्ठू भाभी जी, यानी मुकेश के बड़े भाई अनिल गुप्ता की पत्नी रेखा कहती है, मिट्ठू भाभी जी ने मेरा दिल जीत लिया। मुकेश की भाभी ने एक बार से कहा था, हमारे घर हूर आई है, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। शायद यही वो स्वीकृति थी जिसकी रेखा को बरसों से तलाश थी। बंबई में मुकेश की एक करीबी दोस्त थी, अभिनेत्री दीप्ति नवल। दोनों की मुलाकात साल 1981 में दिल्ली में एक पार्टी में हुई थी। तब से वो अच्छे दोस्त थे। दीप्ति नवल ने बताया कि जब से मुकेश की रेखा से फ़ोन पर बात हुई और फिर दिल्ली और बंबई में मुलाकातें हुई थी, तब से मुकेश बस उसी का जिक्र करता रहता था। मुझे लगता है कि वो रेखा का दीवाना हो गया था। रेखा और मुकेश ने एक दूसरे के अतीत में झांकने की ज़रूरत ही नहीं समझी। दोनों ने भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जो कुछ था वो बस ये पल थे जब वो साथ थे, प्यार में डूबे हुए थे। 4 मार्च साल 1990 वो रविवार का दिन था। मुकेश और रेखा की मुलाकात हुए अभी 1 महीना ही बीता था। मुकेश बेचैन था। दोपहर को वो सुरिंदर कौर के साथ बंबई में रेखा के घर पहुंचा। अचानक बिना किसी भूमिका के मुकेश ने रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जब मुकेश बंबई आया तो सुरिंदर ने मुझे हाँ कहने के लिए मजबूर कर दिया। उस दिन को याद करते हुए रेखा ने बाद में कहा था, मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फौरन बोला, अभी शादी कर लेते हैं। रेखा ने भी कुछ ही पल में हाँ बोल दिया। दोनों के परिवार बंबई में नहीं थे, फिर भी दोनों ने फैसला किया कि शादी हर हाल में आज ही होगी। मानो डर हो कि कल तक कहीं किसी का इरादा न बदल जाए। यानी आज रेखा की शादी थी। इस दिन के इंतजार में बहुत साल बीते थे। कई बार दिल टूटे। शाम होते ही उसने अपनी मनपसंद लाल और सुनहरी गोल्डन कांजीवरम सिल्क साड़ी और खूबसूरत गहने पहने। मुकेश और सुरिंदर के साथ वो जुहू में किसी मंदिर की तलाश में निकल पड़ी। एक मंदिर मिला, मगर उसमें पुजारी नहीं था।
कुछ ही दूरी पर इस्कॉन मंदिर भी था, लेकिन वहां जबरदस्त भीड़ थी। इसी मंदिर के सामने एक और मंदिर नजर आया, मुक्तेश्वर देवालय मंदिर। रात के करीब 10 बज चुके थे। मंदिर का जूनियर पुजारी संजय बोदस मंदिर के पीछे बने छोटे से कमरे में सोने जा चुका था। मुकेश ने उसे जगाया और कहा कि वो फौरन शादी करना चाहता है। पुजारी संजय पसोपेश में था। जैसे ही उसकी नजर रेखा पर पड़ी, उसकी नींद अचानक गायब हो गई। वो हैरान था। ऐसा हर रोज नहीं होता था जब इतनी बड़ी हस्ती रात को उसके मंदिर में आए, और वो भी जल्दबाजी में शादी करने के लिए। वो घबराया हुआ था और ये शादी का नज़ारा भी कुछ अजीब ही था। शाम की आरती के बाद मंदिर के खुलने पर पाबंदी थी और रात के समय किसी भी शादी को करवाने की मनाही। लेकिन उस रात नियम तोड़े गए। हालांकि बाद में इस गलती के लिए पुजारी संजय को मंदिर से निकाल दिया गया। रात के करीब 10:30 बजे जुहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में शादी के मंत्र पढ़े गए। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा पति पत्नी बन गए। रेखा मुकेश अग्रवाल के लिए ये दुनिया अचानक से इन दोनों के लिए खूबसूरत हो उठी थी। पूरे बचपन माता पिता की नाजायज संतान होने के ताने सुनने के बाद जिंदगी ने पहली बार आज उसे वो मिला था जिसकी उसे बचपन से तलाश थी, यानी कि एक जायज सरनेम, रेखा अग्रवाल। शादी की रस्म के बाद फिल्मी दुनिया के ग्लैमर से आसक्त मुकेश ने राय दी कि फिल्म इंडस्ट्री में उसके दोस्तों से मिलने चलते हैं। लेकिन रेखा ने अकबर खान और संजय खान के घर जाने के मुकेश के आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हेमा जी के घर चलते हैं, रेखा बोली। रेखा और हेमा मालिनी पिछले कई साल से एक दूसरे की दोस्त थीं। दूल्हा दुल्हन और सुरिंदर हेमा मालिनी के घर पहुंचे। हेमा के पति धर्मेंद्र भी वहां मौजूद थे। मुझसे ये मत कहना कि तुमने इस आदमी से शादी कर ली, हेमा ने धीमी आवाज में तमिल में रेखा से कहा। हाँ बिल्कुल, रेखा ने जवाब दिया। क्या ये बहुत अमीर आदमी है? हेमा का अगला सवाल था। रेखा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह दीप्ति नवल के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रेखा की आवाज आई, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी भाभी बन गई। दीप्ति की समझ में कुछ नहीं आया। बड़े जोश में रेखा आगे बोली, मैं अब रेखा अग्रवाल हूं। मैंने मुकेश से शादी कर ली है। वो तुम्हारे भाई जैसा है ना? मुझे कुछ समय तक यकीन ही नहीं हुआ, दीप्ति ने सालों बाद एक इंटरव्यू में कहा था। 24 घंटे बाद रेखा और मुकेश हनीमून के लिए लंदन में थे। लंदन में बीते शुरुआत के दिन खूबसूरत थे। पहली बार रेखा और मुकेश को इतना वक्त साथ बिताने का मौका मिला था। लेकिन एक हफ्ते में ही रेखा की समझ में आने लगा कि वो और मुकेश दो बिल्कुल अलग अलग शख्सियत हैं। वो ये देखकर भी सन्न थी कि मुकेश हर रोज कई गोलियां खाते हैं। फिर भी उन्होंने सोचा कि अब साथ जिंदगी गुजारनी है तो एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करना होगा। मुझे ये रिश्ता कामयाब करके दिखाना है, रेखा ने खुद को समझाया। क्या रेखा किसी कोशिश में नाकाम हो सकती हैं? लंदन में दोनों को एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। रेखा को साफ नज़र आ रहा था कि मुकेश को कोई बात बेहद परेशान कर रही है। और फिर एक दिन बेहद उदास मुकेश ने रेखा की आंखों में गहराई से देखा और बोला, मेरी जिंदगी में एक एबी है। एबी? ये एबी कौन है? अगली कड़ी में आपको बताएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।